नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के नेशनल स्पोकपर्सन आरपी सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। नमस्कार। नमस्कार सर। 2024 के रण की तैयारी में जुट गए हैं। 400 पार का आंकड़ा जो है वो तय करना है। कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह से सेंटिमेंट्स बदले हैं, खासतौर से श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। डेवलपमेंट और बाकी सब चीजें कहीं ना कहीं दूर है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस क्या सोचती है, उससे हमें फर्क पड़ता नहीं। पिछली बार हम लोग 224 सीटों पर 50% से अधिक मत लेकर आए थे और आने के बाद हमने जिन सीटों पर हम चुनाव हारे थे उस पर तब से ही काम शुरू कर दिया था। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, सरकार के जो प्रमुख ओहदेदार मंत्री हैं या सांसद हैं, उनको सबको सीटें असाइन कर दी गई थी और सबको कहा था यहाँ पे जाकर आप सरकार की नीतियों का और पार्टी के साथ तालमेल का मामला देखें कैसे ठीक करना है। और हमारी अपेक्षा है कि इस बार हम 350 से अधिक सीटों पर 50% से ऊपर वोट लेकर जाएंगे। मतलब 1-to-1 कॉन्टेस्ट भी होगा तब भी हम 50% ज़्यादा वोट लेकर जाएंगे। और 370 का प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने टारगेट दिया ही है। और कांग्रेस का छटपटाहट समझ लगती है, उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ लगती है, क्योंकि एक तो कांग्रेस के बीच में अपने आप में ही टूट हो रही है, लगातार उनके लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं और उनके अलायंस पार्टनर्स भी उनको छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में ऐसा एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की, उनसे उन्होंने अलायंस टच कर लिया है। प्रीमियर्स के लिए शायद राहुल गांधी जी छूटकर आगे, अपना यात्रा छोड़कर आगे और उन्हें आकर टच कर लिया। अब वह यात्रा छोड़कर शायद कैम्ब्रिज जा रहे हैं। पर जो मूल बात है कि ममता बनर्जी ने तो पल्ला झाड़ लिया। जब यात्रा बंगाल जाने वाली थी उससे पहले ममता बनर्जी ने पल्ला झाड़ लिया, कह दिया कि कांग्रेस 300 में से 40 सीटें ले तो बुरी बात है। ये ममता बनर्जी का कहना है और ऑन रिकॉर्ड है वो। और उन्होंने कोई भी सीट देकर ऑब्लाइज नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई काम मतलब नहीं है। और ये भी कहा कि आप अपना लड़िए, हम अपना लड़ेंगे। हमारा अलायंस है, वो अलायंस किस प्रकार का अलायंस है जो कि एक भी सीट नहीं देने की हिम्मत कर रहे। सच ये है कि कांग्रेस का एकमात्र विधायक जीता था सागर डीगी से, और अगर मुझे ठीक नाम याद है बरिन विश्वास नाम था उनका, वो जीते। और उसके बाद ममता बनर्जी उनको साथ अपनी पार्टी में जोड़ कर ले गई, टीएमसी भी जोड़वा लिया। तो इस प्रकार का अलायंस है कि आप एक दूसरे पार्टी के विधायकों को पोच कर लेते हैं। एक मात्र विधायक जीता है, वो भी बाई इलेक्शन, उसको भी आप पोच करके ले जाते हैं। कैसा अलायंस है। और अधीर रंजन के तो बयान सबको जानकारी में हो, तो लगातार कहते हैं कि ममता बनर्जी बी टीम है भाजपा की, और उधर से कुणाल घोष हैं जो टीएमसी के, वो कहते हैं कि कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की। तो इस खींचातानी में बड़ा स्पष्ट हो गया कि इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। इसी प्रकार जब ये लोग बिहार जाने वाले थे तो उससे पहले नीतीश कुमार ने अलायंस से नमस्ते कर ली, जो कि पूरे अलायंस के फलक्रम थे, जिनके चलते हुए अलायंस का सारा मामला लीड वही कर रहे थे। वो एक एक राज्य में गए, एक एक नेता से बात करी, उनको समझाया, उनको फाइन ट्यून किया। और आउटकम क्या हुआ कि वो खुद इतने फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस स्पीड से काम करी, स्पीड से तो काम होगा ही नहीं। और वो अपेक्षा कर रहे थे कि उनको संयोजक बनाएंगे इस पूरे अलायंस का, सो कॉल्ड इंडी अलायंस का, उसको उनको वो कन्वीनर बनाएंगे। वो बात भी कहीं बनी नहीं। बाद में ममता बनर्जी ने और केजरीवाल ने खड़गे साहब का नाम चला दिया, तो और दरकरार कर दिया उनको। मतलब अच्छा से अपनी उनकी जैसे होता खूटी से टांग देना होता है, इस प्रकार का बिहेवियर किया उनको। जो खूटी से टंगे हो तो उनको आपने तुरंत अपनी साइड कर लिया। चलिए, वो मतलब ये मैं उनके कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। हमारी साइड तो वो पहले हमारे साथ ही थे, हमसे छूट कर गए थे, हमसे अलग हुए थे, बाकी हमारे साथ ही थे वो। पर जो मूल बात है कि जो व्यक्ति मेन फलक्रम था अलायंस का, जिसके आसपास सारी अलायंस का प्रक्रिया घूम रही थी, वो छोड़ गए उनको। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं मान साहब, उन्होंने कहा एक थी कांग्रेस, अगर याद हो, उन्होंने कहा कि पंजाबी लोग कहेंगे या देश में लोग कहेंगे एक थी कांग्रेस। आज कांग्रेस उनके साथ अलायंस कर रही है। अब वो देखा जाए तो ये पूरा जो अलायंस का जो मामला है, ये यूपीए
2 का जो अलायंस था उसमें से 1 - 1 प्लस उस प्रकार का अलायंस है ये। और होगा क्या कि अरविंद केजरीवाल दिन में भाषण देकर आएंगे पटियाला में, बोलेंगे कि मैंने 4 भ्रष्ट पूर्व मंत्री कांग्रेस के जेल में डाले, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, उनके उप मुख्यमंत्री मैंने जेल में डाले। पटियाला में भाषण देकर आएंगे वो, शाम को आकर बोलेंगे नहीं कांग्रेस से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। तो ये सोचते हैं देश की जनता बेवकूफ़ है, हम देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के, देश की जनता सब समझती है कि ये कैसा अलायंस है और क्या मामला है। लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 5 राज्यों में साथ आए हैं, खैर आपने कहा पंजाब में खैर वो वहां पर डील नहीं बनी इनकी। नहीं, कौन से 5 राज्यों की आप बात करें सर? भरूच के अंदर अहमद पटेल के परिवार ने झंडा खड़ा कर दिया, तो क्या 5 राज्यों की बात करें? वो कांग्रेस को एक मैसेज भर देना था, इसलिए अखिलेश के साथ और केजरीवाल के साथ अलायंस किया कि नहीं हमारा अलायंस है। ये तो मैसेज ये जा रहा था कि इनका अलायंस टूट रहा है, इनकी पार्टी भी टूट रही है और इनका अलायंस भी टूट रहा है। यानी कि इस अलायंस से बीजेपी को कहीं भी कोई कुछ दूर दूर तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब ये पहले भी था अलायंस, ये अलायंस इस इलेक्शन में जो ये जो अभी असेंबली इलेक्शन हुए उसमें भी था। उसमें किस प्रकार इनको मूंगी खानी पड़ी सबने देखा, किस प्रकार हिंदी हार्टलैंड में इनका सोखड़ा साफ हुआ। और तेलंगाना के अंदर भी ठीक है सरकार बना ली, पर हमने भी अपना वोट शेयर डबल किया, अपनी सीटें बढ़ाई, वहाँ पर हमने भी अपनी स्पेस वहाँ पर बढ़ाई है। और जब हम ओवरऑल साउथ के अंदर, ये साउथ का गाना गाते हैं, साउथ के अंदर भी ओवरऑल भी आज भी हम कांग्रेस से एक सांसद ज़्यादा हैं, सारे अगर सांसद तेलंगाना के बाकी जगहों के सांसद, कर्नाटका के सांसद, मतलब हम आज भी एक सांसद ज़्यादा हैं। तो क्या है कि ये ठीक है, ढोल डपली बजा सकते हैं कि हमने अलायंस कर लिया, हमने स्टिच कर लिया। और जहाँ तक मुद्दों की आपने बात की कि हम इनको ये है कि हम राम के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप इन दिनों में सरकार की कैंपेन देखें या पार्टी का भी जो कल कैंपेन नड्डा जी ने लॉन्च किया, उसमें निरंतर हम लोग सरकार ने क्या काम किया है, किस प्रकार से 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंदर कवर किया, 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा कवर किया, किस प्रकार 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देकर कवर किया, किस प्रकार से 10 करोड़ से ज़्यादा बहनों को गैस का चूल्हा घर तक पहुँचाया, किस प्रकार से 14 करोड़ लोगों को घर पे नल दिया, किस प्रकार से शौचालय दिए, 16 करोड़ लोगों तक घर पे शौचालय पहुँचाए, किस प्रकार से हर गरीब व्यक्ति की चिंता आज हो रही है। हम तो वो एजेंडा लेकर जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि गैस सिलेंडर का आपने जिक्र किया कि जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगते हैं 100-200 रुपए कम कर देते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं फिर उसके रेट बढ़ा दिया जाता है। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, आप कृपा करें 2014 का गैस सिलेंडर का रेट निकालें और आज का गैस का सिलेंडर का रेट निकालें, आपको स्पष्ट फर्क पता लग जाएगा। और तब तो सिर्फ 9 सिलेंडर मिलते थे, तब तो बाजू मोड़ कर कहते नहीं हमें 9 नहीं, हमें 10 सिलेंडर चाहिए, इस प्रकार की सब भाषा तो खुली छूट है। फिर में क्या कि आम व्यक्ति तक जब जन कल्याणकारी नीति पहुंचती है मोदी जी की, उससे वह प्रभावित होता है। और आज एक नए प्रकार का एक वोट बैंक, जिसको ये कास्ट कॉम्बिनेशन में या ओबीसी में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, या रिलीजन के हिसाब से, धर्म के आधार पर बांटेंगे, आज उससे बहुत आगे निकल चुका है। क्योंकि न्याय यात्रा में तो लगातार राहुल गांधी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि दलित जो पिछड़ा है सरकार एकदम उसके खिलाफ। और अभी एक बयान आया कि देश की जेलों का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सबसे ज़्यादा जो है दलित पिछड़े वहाँ होंगे, अमीर आपको ढूंढे नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह के बयान भी लगातार वो देखिए, वो निराधार और बचकाने वाले बयान देते रहते हैं। उनके बारे में अब ये नोन है कि वो बचकाने वाले बयान देते हैं। मुझे तो डर ये लग रहा है कि वो कैमरे जा रहे हैं, वहाँ जाकर फिर ये देश की बदनामी ना करें। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि पिछली जब विदेश गए थे तो वहाँ पे सामने बच्चे बैठे थे, उनमें से एक सरदार बच्चे की तरफ उंगली कर कर कहते हैं कि आपको देश में 2nd क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। मतलब आप विदेश जाकर सिखों में आप कैसी भावना दे रहे हैं कि सिखों को देश में 2nd क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। जितना मान सम्मान प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों के लिए किया है, जितना काम सिखों के लिए किया है, पिछले 70 साल में उन्होंने छुआ नहीं, तो सिखों को कत्ल कराया था। इनका तो पूरा षड्यंत्र था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो कुलदीप नैयर की किताब और जीबी सिद्धू की जो रॉ के अफसर थे, जो स्वर्ण सिंह के सन इन लॉ थे, उनकी किताब क्या थी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में। और ये बाहर जाकर जबकि वो किताब में बड़ा स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने पूरी सोची समझी चाल के अंतर्गत सिखों को डिमिन प्रेजेंट किया, उनको बुरा प्रेजेंट किया और हिंदुओं का वोट लेने की कोशिश करी, उसी के अंतर्गत सारा किया। और बाहर जाकर आज कहते हैं कि सिखों को तुम्हें 2nd क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। तो ये राजनीति के चलते कुछ भी कर सकते हैं, इनके कहने पे होने वाला नहीं। जितनी चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओबीसी की, दलित की, जहाँ पिछड़ा जाति की इतनी तो उन्होंने 70 साल में कोई सोची नहीं थी।
और जब प्रधानमंत्री मोदी जी चिंता करते हैं, जब मैंने ये जो स्कीम्स गिनाई, इनमें ज़्यादातर लाभार्थी मुसलमान हैं। 30% से ऊपर, एवरेज 30 से लेकर 35-36% तक लाभार्थी मुसलमान हैं, जबकि उनकी पॉपुलेशन 14 से 15% है। तो इसका तो ये हुआ कि हमारे तो कोई जाति भाव का है नहीं मामला, ना धर्म की। इसके अलावा भी धर्म की जहाँ तक बात है, एक बड़ा तबका है मुस्लिम जो कि ये कहता है कि हमारे कल्याण के लिए कुछ काम नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं जो राजनीति जो की जा रही है हमें टारगेट करके की जा रही है और एकदम से अलग थलग छोड़ दिया गया है। अब सीधा सीधा बीजेपी को समझ में आ गया उनको मुस्लिमों की जरूरत नहीं है, हिंदू वोट अगर पूरी तरह से आ रहा है तो सब ठीक है। अगर ट्रिपल तलाक की हम चिंता करें तो वहाँ मुसलमान बहनें नहीं कबूल होती क्या उसमें? या हमारे यूसीसी लेकर आते हैं कि उसमें मुसलमान बहनों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं, बेटी को बराबर अधिकार नहीं मिलता, या छोटे बच्चों की शादी ना हो, माइनर बच्चों की शादी ना हो, अगर ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं तो उसमें क्या मुसलमान बच्चों को चिंता नहीं होती क्या मुसलमान बहनें इस देश की नागरिक नहीं, जब मुसलमान नहीं है, या मुसलमान सिर्फ मर्द हैं, या सिर्फ पुरुष ही मुसलमान है? ऐसा तो नहीं है। जब मैंने कहा कि जो स्कीम सारी मैं बता रहा हूँ, आयुष्मान भारत से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर जितनी जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं, उसमें 33% से 30 से लेकर 36% तक, एवरेज 33% उसमें मुसलमान है, जबकि पॉपुलेशन आधी है। तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव है नहीं। मुझे वो याद है समय जब अखिलेश यादव का समय था, जब गांव के अंदर बिजली ये पूछ कर दी जाती कि मुसलमान का गांव या हिंदू का गांव, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो जो बुलडोजर भी चलता है अलग अलग जगह, देखा नूह दंगे हुए वहाँ भी चला था, यूपी में तो अक्सर देखते हैं। तो यूपी में कृपा कर आप चेक करिए, उनके यहाँ भी बुलडोजर चला। जो शरारत करेगा, जो देश के साथ गद्दारी करेगा, देश के साथ खिलाफ कुछ बोलेगा, वो हिंदू मुसलमान देख कर नहीं बुलडोजर चलता। वहाँ पर मतलब मैं कहना नहीं चाहता, परंतु ब्राह्मण भी होगा, यादव भी होगा, और ठाकुर भी होगा, और मुसलमान भी होगा। जो भी शरारत करेगा, जो भी उद्घाटन करेगा, उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। सीधा सा कि अपराधी अपराधी है, अपराधी धर्म के साथ। बिल्कुल, मैंने कहा जब हम जन कल्याणकारी नीतियों में नहीं हम सोचे तो उसमें क्यों सोचेंगे जी? वो ठीक है, उनको कोई ना कोई नैरेटिव बनाना है, वो बुजुर्ग सी कुछ बात करते हैं, उसको बेसिस नैरेटिव। मैंने अभी आपको बेस्ट एग्जाम्पल दिया कि विदेश जाकर कहना सिर्फ बच्चे को कि आप सेकंड क्लास सिटीजन, इससे ज़्यादा गलत बात क्या हो सकती है? आप देश के साथ न्याय करें, देश के साथ आप धोखा करें। तो और ये भी बड़ा स्पष्ट है कि देश के लोग समझ सकते हैं और समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं। तभी तो इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी। जो पिछला चुनाव गया उसमें ओबीसी को लेकर उन्होंने पूरी बात करी, वहाँ पर तीनों चुनाव के अंदर, राज्य के अंदर चुनाव के अंदर करी। और जबकि इनका अपना मुख्यमंत्री, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया रेड्डी को वहाँ पर तेलंगाना के अंदर, उसने तो नीतीश कुमार जी की जाति को लेकर कह दिया कि वहाँ पर जाति को लेकर अपशब्द बोल दिए थे और कहा था कि हम ज़्यादा अपर कास्ट के हैं। तो इस प्रकार की माइंडसेट है, वो आज की कांग्रेस की माइंडसेट दिख रही है। वो उनके नेताओं के माध्यम से भी रिफ्लेक्ट होती है, और हाँ, उनके शेष नेतृत्व में भी रिफ्लेक्ट होती है वो बातचीत। वो हर बार उस प्रकार की भाषा, उस प्रकार की शब्दावली उनके मुंह से निकलती है जो उनकी सोच है। यानी कि विपक्ष के पास कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा नहीं है, मैं तो घुमा फिरा के वो फिर मैं तो पूछ रहा हूँ, मैंने इतनी सारी जन कल्याण नीति बताई, उनसे पूछिए उनके एक राज्य के अंदर इस प्रकार की कोई जन कल्याणकारी नीति उन्होंने लागू की हो तो बताएं। या इससे और अच्छा कर दिया तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। जहाँ वो अपने किसी एक राज्य को मॉडल राज्य प्रेजेंट कर सकते हैं कि देश के अंदर कि ये हमारा मॉडल राज्य है, हम उनका मौका था। आज कर्नाटक के अंदर डेवलपमेंट का सारा काम रुक गया क्योंकि आपने जो फ्रीबीज अनाउंस की थी वो भी नहीं कर पा रहे। उनके विधायक आज तंग हैं। मुझे पता नहीं आज उनके चुनाव के अंदर क्या, राज्यसभा के चुनाव के अंदर क्या आउटकम रहेगा। उनकी जो जानकारी को लोग विधायक तंग है, अपना गुस्सा प्रकट करना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे, उनकी राज्य सरकार जो कर रही ठीक नहीं कर रहे। इसलिए उनको सब विधायकों को, सोचिए सत्तारूढ़ दल के सब विधायकों को एक होटल में इकट्ठा करके रखना पड़ा राज्यसभा चुनाव के लिए। तो दिखता है कि किस प्रकार उनके ज़मीन अपनी पार्टी में सरकी हुई है और बाहर तो मतलब जनमानस में सरकी है ही है। तो जो मैं बात कह रहा था कि क्या एक राज्य वो प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा मॉडल राज्य है और ऐसा हम पूरे देश में हम इसको लागू करेंगे। ये हमारी ऑप्शन है। मोदी जी की नीतियों के विरोध में हमारी ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। ये जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं मोदी जी की, उसके विरोध में हमारी ये ऑप्शंस हैं। ऐसा उनके पास कोई एक एजेंडा हो तो बताइए। एक एजेंडा नहीं है। वो वादे कर आते हैं। राहुल गांधी बाजू मोड़कर अपनी मतलब कपड़े की बाजू मोड़कर अपनी वादे कर आते हैं। वो याद है राजस्थान में जब पिछली बार चुनाव में गए थे, वहाँ पर क्या कर रहे थे कि मैं 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा। किसी किसान को, और वहाँ पर किसानों की ज़मीनें कुड़क हुई। किसान जब धरना प्रदर्शन करते उन पर लाठियाँ बांधी जाती थी। तो आप कह तो सकते हो। और एक और समझिए, एक मैंने बताया कि इनके पास नेतृत्व की कमी है, एक इनकी इनको नीतियाँ कोई नहीं है। तीसरी जो बड़ी बात है राजनीति में, नीयत है। जनमानस ये भी देखते हैं कि जो व्यक्ति कह रहे हैं उसकी नीयत साफ है या नहीं है।
उसकी नीयत ऐसी है कि ये जो कह रहा है उसको लागू करेगा या नहीं करेगा। आपको याद हो 2019 के चुनाव के अंदर राहुल गांधी ने कहा था कि मैं 6,000 महीना हर बेरोजगार को दूंगा, 72,000 का साल का दूंगा। लोगों ने नकार दिया, तो उनको लगता था कि इसकी नीयत साफ नहीं है, सिर्फ कहने के लिए कह रहा है कि ना कर सकेगा ना करने की नीयत है। तो ना उनके पास नेतृत्व है, ना नीतियां हैं जिनके लेकर हमारे विरोध में या हमारे सामने खड़े होते हैं, और ना ही उनकी नीयत है, लोग उनकी नीयत पे शक करते हैं। और तो सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे आज। जितनी मुझे समझ लग रही है कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी में शायद वर्टिकल स्प्लिट ना हो जाए, सिर्फ पार्टी में लोग ही छोड़ कर नहीं जा रहे। मतलब गुलाम नबी आजाद साहब जैसे सीनियर आदमी, कैप्टन साहब जैसे सीनियर आदमी, कि कमलनाथ भी शायद आ रहे हैं, वो चर्चाएं। मुझे इसकी जानकारी नहीं कि कमलनाथ जी आ रहे नहीं आ रहे, मुझे जानकारी नहीं है। शायद कमलनाथ जी हमारे यहाँ पार्टी तय करेगी उनको आने जाना नहीं आने जाना, वो बात की बात है। परंतु जो मूल बात है कि सीनियर लोग भी छोड़कर जा रहे हैं, अशोक चौहान जैसे और मिलन देवरा जैसे यंगस्टर्स, आरपीएन सिंह जैसे यंगस्टर, ज्योतिराज सिंधिया जैसे यंगस्टर, जो इनकी सो कॉल्ड राहुल गांधी की वोट थी। विपक्ष ये बार बार कहता है कि डराने की कोशिश की जाती है ईडी की तरफ से, और कुछ फाइलें ऐसी तैयार कर ली जाती है जिसकी वजह से ये छोड़ कर मैं मिलन देवरा की कौन सी फाइल आपको लगता है तैयार हुई होगी? मैं इनके हिसाब से ही चलता हूँ। मिलन देवरा के खिलाफ कौन सा मुकदमा था, या नीतीश बाबू के खिलाफ कौन सा कोई मुकदमा था, या कौन सी ऐसी कोई विषय था? आरपीएन सिंह के खिलाफ कौन सा मुकदमा था? जितेंद्र प्रसाद के खिलाफ कौन सा कोई मुकदमा था? समझ में क्या कि आप एक जानकारी किस प्रकार का, जब तक वो कल तक आपके साथ थे तब तक तो बहुत अच्छे थे, तब तक बहुत बढ़िया थे। आज वो भाजपा ज्वाइन करें तो खराब हो जाए। वो सिर्फ भाजपा नहीं ज्वाइन कर, उनके लोग बाकी पार्टियां भी ज्वाइन करें। सुष्मिता देव कहाँ गई? हमारे साथ तो नहीं आई, तो टीएमसी में ज्वाइन करी। पंकज चतुर्वेदी कहाँ गई? वो शिवसेना में ज्वाइन करी। मतलब शर्म आनी चाहिए कि एक इनकी प्रमुख नेता इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो कृत्यों के कारण से छोड़ के शिवसेना में गई। एक चाकू साहब थे, केरला के बहुत बड़े नेता थे, वो कहाँ गए? एनसीपी में गए। तो ऐसी लंबी एक लिस्ट है जो सिर्फ भाजपा में नहीं, मतलब बाकी पार्टी में छोड़कर लोग जा रहे हैं, छोड़कर इनको छोड़कर बाकी। अभी वो बाबा सिद्दीकी कहाँ गए? हमारी पार्टी में तो नहीं है। मतलब बाबा सिद्दीकी के लड़के ने जो बयान दिया सोचकर हंसी आती है कि आप एक व्यक्ति को इस बात के लिए राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होती, उसका वजन ज़्यादा, इससे मुलाकात नहीं होती। मतलब उसका राजनीतिक वजन नहीं देख रहे आप, उस व्यक्ति का सिर्फ शारीरिक वजन देख रहे हैं, उससे मुलाकात नहीं कर रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कोई आपको तकलीफ है जिस कारण से आप पार्टी के लोगों से मिलते नहीं हैं। और ये पहली बार नहीं है कि निरंतर उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को मिलना नामुमकिन सा। कुछ लोगों को कोटरी है, वो कोटरी ही सब कुछ चलाती है। कुछ लोग उन्होंने कुछ एनजीओ के लोग इस प्रकार भी कहते हैं, कुछ एनजीओ टाइप के लोग उनके आसपास हैं, वही सब कुछ तय करते हैं किस मीटिंग को क्या एजेंडा को क्या बोलना क्या नहीं बोलना। आज पार्टी के अंदर उनके यहाँ और भी एक लंबी लिस्ट है जो पार्टी के नेतृत्व से तंग है। पंजाब के अंदर भी है, वो मध्य प्रदेश के अंदर भी है, वो महाराष्ट्र के अंदर भी और बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी के कामकाज से तंग हैं। और जिन लोगों को दिखता ही नहीं कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा, ये क्या देश का भविष्य क्या होगा, क्या कांग्रेस के जो अभी नेतृत्व है उसके रहते हुए क्या देश का कोई भविष्य हमारा सुरक्षित है, उनको दिखता नहीं है, तो क्या करेंगे वो? किसान आंदोलन पे आते हैं सर। एक बार फिर से किसान आंदोलन खड़ा हो रहा है। जिस तरह से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्या लग रहा है कि अब 2024 का चुनाव नज़दीक है, उसके चलते ये सब कुछ प्लान किया गया है? क्योंकि किसान तो ये कह रहे हैं कि हमने जब पीछे भी बात हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि मांगे पूरी होंगी, और उसी के बाद उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जो है ख़त्म किया था, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए वो आना चाहते हैं दिल्ली की तरफ। चलिए, उन सब किसानों के साथ जो पंजाब से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं या खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके साथ सबके साथ सरकार की बातचीत चल रही है और अभी फिर बातचीत का एक सिलसिला और आजकल में फिर वापस होने वाला है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो समझेंगे जो सरकार कह रही है और जो वो सरकार उनको समझाने की कोशिश कर रही है, और जो वहाँ की सरकार भी मांग करती रही है, पंजाब की सरकार भी, उसमें अभी वाली सरकार भी मांग करती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की चिंता करे और उनकी जो लोग क्रॉप डाइवर्सिफाई करें उनकी क्रॉप्स को लेकर 5 साल के लिए इंश्योरेंस आप एश्योर करें। उसमें बात तो बन नहीं रही। हाँ, मैं कह रहा बात ना बनने के कारण कई और भी हो सकते हैं, परंतु ये उनकी मांग रही है खुद की कि हम लोग पानी का दुरुपयोग ना हो, हमारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का दुरुपयोग ना हो। बीकानेर जो गाड़ी जाती है, भटिंडा से बीकानेर जो गाड़ी जाती है, अब तो खैर वहाँ पे
सरकार ने वहाँ अस्पताल बना दिया जनता के लिए, जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए गाड़ी जाती थी किसानों की भर भर कर। तो सब एक बड़ा विषय है। मैं अपेक्षा करूँगा कि वहाँ के किसान एक दूरगामी चीज़ सोचेंगे इसमें, और इसमें समझेंगे कि किस प्रकार से पंजाब की सेहत के लिए भी अच्छा है, उनके किसानों की सेहत के लिए भी अच्छा है, और देश की सेहत के लिए भी अच्छा है कि वो डाइवर्सिफाई करें। सरकार अगर उसके अंदर कमिटमेंट कर रही है कि डाइवर्सिफिकेशन करते, तो उनको उस लाइन पर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकती बात जनता करे, तो वह सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ मतलब उनके आंदोलन के चलते, कि एक बहुत दूरगामी सोच है मोदी जी, जो कि पंजाब के लिए बहुत लाभदायक होगी। वो थोड़ा समय लगता है, कोई नई चीज़ आए जाए, कोई मतलब उन्हीं की बात उनको लगता है कि बड़ी जल्दी मान ली सरकार ने, ऐसी इतनी जल्दी क्यों मान ली। और दूसरा बात, वो MSP की बात करते हैं, मेरी आपकी जानकारी के लिए मेरे ख्याल पंजाब में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी खरीद MSP पे नहीं होती होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये तो बेसिकली बेल्ट है जहाँ से सारी खरीद ही MSP पे होती है। तो सरकार तो MSP पे ले रही है, और सरकार ने तो अभी 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुँचाने की चिंता करी, तो सरकार को भी तो अनाज चाहिए। और जब सरकार खरीदेगी तो MSP पे ही खरीदेगी, और तो किसी दाम पे खरीदेगी नहीं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि मतलब जो अगले राउंड होंगे बातचीत के, अगले हफ्ते 10 दिन में, उसमें ये मामला सुलझ जाएगा। लेकिन बात बन जाएगी, बिल्कुल बात बनेगी, सुनिश्चित बने, क्योंकि पंजाब के हित में है, पंजाब के किसानों के हित में है। डाइवर्सिफाई करना पंजाब के किसानों के हित में है, और पंजाब के लिए भी लाभकारी है, और देश के लिए भी लाभकारी है कि डाइवर्सिफिकेशन। मतलब ये मान के चला जाए कि जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें कुछ राजनीति नहीं है इसके पीछे। चलो ऐसा था कि जब कोई विपक्ष कोई समस्या खड़ी होती है, उसमें विपक्ष का काम है राजनीति करना, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये विपक्ष का रोल है, विपक्ष को अपना रोल निभाना ही है। मतलब उस पर मैं उस पर प्रेशर लगाऊँ या उस पर कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो है ही है कि विपक्ष का रोल तो रहेगा। परंतु उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं होपफुल हूँ कि जिन्हें ठीक ट्रैक पे आएंगी और किसानों के हित में मामला होगा। संदेश खाली का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी पर कि जो शाहजहां थे उनकी गिरफ्तारी में ढील कर रही है। टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी जो है इस सबके पीछे राजनीति कर रही है, हमने तो कार्रवाई की है जो दोषी थे उनके खिलाफ। कहाँ कार्रवाई हुई? जो मुख्य आरोपी है वो तो आज भी बाहर है, घूम रहा है। और सिर्फ वो ये संदेश खाली का अकेले का मुख्य आरोपी नहीं, वो तो ईडी का भी आरोपी है। ईडी भी उसको ढूंढ रही है, वहाँ की सरकार को संरक्षण दे रही है। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले राजस्थान के अंदर मतलूब अहमद नाम से एक सज्जन गायब हो गए थे दंगा कराकर, वो आज तक नहीं पकड़े में है। सरकार के संरक्षण में गायब हुए थे, ऐसे जानकारी। वो कांग्रेस के सपोर्टेड पार्षद थे। वो इसी प्रकार का मामला जैसे मतलूब अहमद का वहाँ पे हुआ था राजस्थान के अंदर, उसी प्रकार का मामला। सीधे सीधे ममता बनर्जी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है आरोप। वो ममता बनर्जी की सरकार ही करा रही है। वो जो राशन में घोटाला हुआ, वो जो राशन लोगों गरीब आदमी तक न पहुंचकर वो कहीं और गया, वो सारा मामला तो वही है कि वो पकड़ा जाएगा तो सारी परतें खुलेगी। ये संदेश खाली तो बात का मामला है। असल में डर तो उनको इस बात का है कि जो राशन के अंदर जो घोटाला वो खुलेगा तो उसमें सारी परतें खुलेंगी। उसके जो तार हैं वो ऊपर तक जुड़े होंगे सुनिश्चित, बिना ऊपर के तार जुड़े हुए इतना बड़ा काम कर नहीं सकता। वो जितने भी उनके भ्रष्टाचारी हैं, वो याद होगा आपको, पारसा पकड़े गए थे, कितने 55 करोड़ रुपये, लगभग 50 करोड़ रुपये उनके घर से नकदी पकड़ी गई थी। वो आपको लगता है कि बिना ऊपर के शेल्टर के होता होगा क्या? उसमें कटमनी नहीं जाती होगी क्या? वो तो कुछ पकड़ा गया, बाकी अभी नहीं पकड़ा गया। इनके पूर्व मेयर पकड़े गए, अब सर वर्किंग मेयर पकड़े गए इनके। तो सबके सब ऐसे लोग हैं जो कि ऊपर अपना हिस्सा देते हैं, उसी के साथ काम चलता है। तो ममता जी ने खुद एडमिट किया था कि मैंने कटमनी की प्रथा है, कल्चर है। और कटमनी कहाँ तक जाती पता नहीं, परंतु जो संदेश खाली में हुआ है वो शर्मनाक है। जिस प्रकार से वहाँ पर बहनों के साथ दुष्कर्म किया गया, टारगेट कर किया गया कि आप एक धर्म एक पंथ से बिलोंग करते हैं, टारगेट कर किया, उनके पतियों के सामने किया, उनकी बेटियों के सामने किया, और फिर बाद में उनकी ज़मीनें हड़पी। इसकी एक जांच होनी चाहिए, और ये जांच वहाँ की सरकार नहीं कर सकती। हम तो अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की इस सारी की जांच NIA और CBI करे, तो जाकर इसका आउटकम निकलेगा। NIA इसके अंदर बांग्लादेशियों का जो एंगल है वो समझे, और जो ज़मीनें हड़पी गई वो सारा समझे, और CBI उसकी जांच करे, जो पैसे का लेन देन हुआ सब उसकी जांच हो, और ED अपनी जगह जो जांच करे वो करे, तो इसमें से आउटकम निकलेगा। परंतु संदेश खाली ने पूरे देश को शर्मसार किया। चलिए, ED का जिक्र है, एक आखिरी सवाल उसी के साथ
केजरीवाल लगातार आरोप लगाते हैं कि उन्हें ईडी के जाल में फंसाकर अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, एक के बाद एक सम्मन भी उन्हें पहुंचे जा रहे हैं, कि मतलब सीधे सीधे की दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है उनके मंत्रियों के खिलाफ, और लगातार से जिस तरह से जो कार्रवाइयाँ भी चल रही है। उनको सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी पढ़ लेनी थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को लेकर कहा था कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ऐसी समझ लगती है सुप्रीम कोर्ट को, ऑब्जर्वेशन है तो उसको समझ आना चाहिए उनको। मेरी जो जानकारी है कोई लगभग 21 बार सत्येंद्र जैन कोशिश कर चुके हैं बेल देने की, 14 बार मनीष सिसोदिया और 7 बार संजय सिंह, शायद अभी एक बार बढ़ा दूँ तो 8 बार संजय सिंह कोशिश कर चुके हैं कि उनको बेल मिल जाए, पर कोर्ट तो बेल नकार रही है। कोर्ट ने अब ईडी को बोला कि आप डॉक्यूमेंट पेश करिए, परंतु वो तो दिख रहा है कि कोर्ट नकार रही है उनको, कोर्ट तो नहीं अलाउ करेगी। अगर कुछ तथ्य होता तो दूसरा तरीका ये था कोर्ट जाते केस क्वेश कर लेते, और एक और तरीका कोर्ट जाकर बोले कि ईडी मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, गलत है, इसको आप क्वेश करिए। कोर्ट ऐसा भी नहीं कर रही, तो ईडी को तो अपना काम करना है। हेमंत सोरेन ने भी 10 के लगभग ईडी के नोटिस जब्त किए थे, अंतर्गत तो ईडी को अपना कार्रवाई करनी पड़ी। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं किसी ढंग से कोई ना कोई बहाना बना लूँगा, कभी असेंबली चुनाव का बनाते हैं, कभी विपासना का बनाते हैं, अब पार्लियामेंट चुनाव का बहाना बनाते हैं, तो कोई ना कोई बहाना बनाते रहेंगे। परंतु सच ये है कि इनको ये तो बताना ही पड़ेगा कि शराब के घोटाले से जो पैसा आया उसका दुरुपयोग किस प्रकार से उन्होंने गुजरात में, गोवा के अंदर, या पंजाब के इलेक्शन में, या बाकी राज्यों में जहाँ जाकर इलेक्शन लड़े वहाँ कैसे किया। ये जितना मर्जी नकार दें, अगर आपको नाम एक याद रहा तो राजेंद्र सिंह सोलंकी, इनके एक विधायक चुनाव लड़े थे गुजरात के अंदर, जब उनके से नकदी पकड़ी गई, मोटी रकम पकड़ी गई, तो जो व्यक्ति उनके साथ उनके ड्राइवर था उसने कहा था ये कंड्यूट है पार्टी और मेरे बीच में, ये ड्राइवर नहीं है मेरा, ये मेरे पार्टी और मेरे बीच का कंड्यूट है, और ये पैसा का लेन देन यही करता है। और ये चुनाव के दौरान की बात है, तो पैसा शराब का पैसे से जाकर चुनाव लड़ते हैं, और उसमें तो घोटाला हुआ, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि आपने कमीशन बढ़ा दी, आपने लोगों को वेवर दे दिए। और मुझे याद है एक एक्साइज अधिकारी थे, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी केजरीवाल साहब को अक्टूबर 2021 के अंदर, मुझे ठीक तारीख याद आती है, तो ये कहकर कि आपने कार्टल्स को छोड़ दी, छूट होने नहीं की। चिट्ठी उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड है एक्साइज अधिकारी की, तो आपने कार्रवाई नहीं करी। फिर आपने रेट्रोस्पेक्टिव डेट से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, जब उस पर रेड अलर्ट हुआ तो आप एक्सपोज हो गए। जब चीफ सेक्रेटरी ने उस पर रेड अलर्ट किया, क्या रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते। और कोई भी अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता तो आपको एलजी की उसमें परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई कैबिनेट मीटिंग में आपने फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उसमें एलजी की परमिशन लेनी पड़ती है, तो आपने ली नहीं। आपने उसको रेट्रोस्पेक्टिव करने की कोशिश करी, और जिस दिन मीटिंग थी उस दिन सुबह आप एलजी को सूचना करते हैं कि आज मीटिंग आई है। हालांकि टेक्निकली आपको मिनिमम 48 घंटे पहले आपको सूचना देनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं, और उसके अलावा इनके अपने जो लोग हैं उनमें से एक तो इन्होंने मंत्री के निवास में ठहराया हुआ था। एक इनका जो मेन धुरी थी वो तो राजेश गहलोत के निवास में रहते थे, जो इनके ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं कैलाश गहलोत, सॉरी, उनके निवास में रहते थे वो। अब आप बताइए, सरकार एक व्यक्ति को इतना महत्व दे दे कि सरकारी बंगला दे दे और वहाँ से ऑपरेट करे, और व्यक्ति आज जो सब कुछ बोल चुका हो, तो अब वो जो जानकारी है वो आपको उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। आप कब तक उसमें भागेंगे? अंतगतवा तो आपको उत्तर देने ही पड़ेंगे, और जब उत्तर नहीं ठीक देंगे तो फिर सरकार ईडी अपनी जगह कार्रवाई करेगी। अब उसको राजनीति कहते रहे, राजनीति प्रेरित होकर कहते रहे। मैंने पिछले दिनों कैंपेन किया था कि मैं भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, जेल से मुख्यमंत्री बने। लोगों ने कुछ देख लिया था कितना, 10 लोग 5 लोग इसके अपने कार्यकर्ता इकट्ठे होते थे, बाकी पब्लिक आती नहीं, तो लोग ये नहीं कहते थे कि हम भ्रष्टाचारी के साथ हैं। तो वो एक ये जो पूरा पिच था इनका भ्रष्टाचार के विरोध में, अब जो पिच खत्म हो चुका है। कल तक ये कहते थे सोनिया गांधी को जेल में जाना चाहिए, मुझे दे दो पुलिस, मैं सोनिया गांधी को जेल में डाल दूंगा। लालू यादव के बारे में क्या कहते थे, शरद पवार के बारे में क्या कहते थे। इन्होंने भ्रष्टाचार की पिच अपने ही लिए तैयार कर ली थी। तो गोया है वो अंतर्गतवा इनको काटना पड़ेगा। परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है कि दिल्ली का मन अब इनसे भर चुका है। अभी काट की हड्डी 2 बार चढ़ गई, अभी चढ़ने वाली नहीं। अब ये मामला इनका खत्म है। जब भी कोई अगला चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, इनका छोटा साफ होगा। तो अभी लोकसभा में दिल्ली में क्या देख रहे हैं? हम पिछली बार 55% ज़्यादा वोट लेकर गए थे हर सीट के ऊपर, और इस बार भी यही होगा। दिल्ली की जनता समझिए कि किसको प्रधानमंत्री, अच्छा दिल्ली की जनता छोड़िए,
इनके अपने कैंपेन के अंदर अगर आपको याद हो, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ऊपर मोदी जी नीचे केजरीवाल, तो खुद मान्य करते हैं। इनके अपने कैंपेन का स्लोगन था कि सेंटर में मोदी जी, दिल्ली में केजरीवाल, तो खुद मानते कि मोदी जी के अलावा दूसरी ऑप्शन नहीं है। और आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इनके कहने में आएगी? दिल्ली की जनता नहीं चाहती कि एक स्थिर सरकार हो, अच्छी सरकार हो, एक जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री पे जो मोदी जी लेकर जा रहे हैं, जो 5 फ्रेजाइल इकॉनमी से बढ़ाकर 5 रोबोस्ट इकॉनमी पे लाए, और जल्द हम तीसरे नंबर की इकॉनमी में हो जाएंगे, 3-4 साल में तीसरे नंबर की इकॉनमी हो जाएंगे, जहाँ हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे। तो लोगों को समझ लगता है, और दिल्ली की जनता खूब समझदार है सब विषयों को लेकर। और दिल्ली की जनता भी आज चाहती है कि जो आयुष्मान कार्ड है वो दिल्ली की जनता को मिले। इनके मोहल्ला क्लिनिक तो फेल हो गए, जहाँ पर दवाई खाकर बच्चों की डेथ हो जाती हो या नकली दवाइयों का वहाँ पर वितरण किया जाता हो, तो क्यों चाहेगी उस मॉडल में जाने को? तो चाहेगी कि 5 लाख का इंश्योरेंस मिले, हम अपना हेल्थ की चिंता खुद करें, जिस मर्जी हॉस्पिटल में जाएं। दिल्ली में आज भी 84 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि आयुष्मान भारत में कवर होते हैं। देश भर के लोग वहाँ उन हॉस्पिटल में आकर इलाज कराते हैं, उसमें एक से एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और 2024 के चुनाव के लिए आपको और आपकी पार्टी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव के बाद हम मिलेंगे आपको, सरकार हमारी बन रही है, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, हम आपको मिलेंगे वापस। थैंक यू।